गुजरात से अगर आप हुकूमत पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट को गुजरात के हवाले से खोलें तो आपको यहाँ पर अहम तरीन शख्सियात में 6 नाम नज़र आएंगे। राजा अजीज़ भट्टी शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, मेजर शबीर शरीफ शहीद और उसके बाद 3 नाम चौधरी ज़हूर इलाही, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही और फिर वेबसाइट उसके बाद खामोश हो जाती है। यानी पॉपुलर इमेजिनेशन में, आम सोच में गुजरात को महदूद कर दिया गया है सियासी ज़ाविये से अगर आप देखें सिर्फ चौधरीज़ तक। यहाँ पर 8 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, यहाँ पर 4 नेशनल असम्बली की सीटें हैं। पिछले चंद सालों में शायद ही किसी ज़िले ने पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इतने गहरे असरात मुरतब किए हों जितने गुजरात ने। कहने को तो चौधरीज़ ऑफ गुजरात सिर्फ गुजरात तक महदूद हैं या चकवाल के अंदर इनकी प्रेजेंस है या रिश्तेदारियों के ज़रिए अटक के अंदर इनकी रिप्रेजेंटेशन नज़र आती है, लेकिन गुजरात उनकी वजह शोहरत है। उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को पलटने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। इस वजह से नहीं कि उनके पास सीटें ज़्यादा हैं, इस वजह से कि इमरान खान के साथ जो अलायंसेस बनी उसने पाकिस्तान की सियासत में तलातुम बर्पा कर दिया। इस मरतबा इंतखाबात में यहाँ पर क्या सूरत हाल है, द हाउस ऑफ द चौधरीज़, उसकी कैफियत क्या है? क्या गुजरात अभी भी सिर्फ चौधरीज़ की वजह से मशहूर है? यहाँ पर नवाबजादे मौजूद नहीं हैं, यहाँ पर राजपूत मौजूद नहीं हैं, यहाँ पर राजपूत, जाट और गुज्जर का आपस में क्या रिश्ता है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी की क्या कैफियत है, यहाँ पर कोटले क्या कर रहे हैं। आज हम आपको गुजरात की एक शक्ल दिखाएंगे जो सियासी तौर पर शायद बहुत बड़ी तब्दीली का बायस तो ना बन सके आने वाले इंतखाबात में, लेकिन जो तब्दीली आ चुकी है उसके ऊपर मोहर सब्त कर सके। परवेज़ इलाही साहब ने एक बड़ा दाव खेला, अपने आप को सियासी तौर पर कौमी हैसियत का लीडर मुतारफ़ करने के लिए हतमी तौर पर उन्होंने इमरान खान से अलायंस मुरतब की, उसके बाद उसकी डेवास्टेशन हुई। हाउस ऑफ चौधरीज़ इस वक्त कहाँ पर खड़ा है, आइए हम आपको गुजरात की कवरेज दिखाते हैं कि इन इंतखाबात में गुजरात का मूड क्या है। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपके इलेक्शन के माहौल में से हम आपको निकाल के इधर ले आए हैं। तो आपने जो फैसला किया कि सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी उनके साथ, हालांकि काबीना के मेंबर भी हैं और शुजात साहब की बड़ी कुर्बत भी रही है, बीच में को खट्टा मीठा हो जाता है, लेकिन शुजात साहब की तरफ से मेरे ख्याल में सारा सही रहा है। उसकी क्या वजह थी? बेसिकली जी हमारा जब से ये इलेक्शन का शेड्यूल वगैरह आया था तो हमारा इनके साथ 2-3 दफ़ा सीटिंग्स हुई, 2 दफ़ा इन टोटल। तो पहली मुलाकात में हमने डिस्कशन की डिटेल में और इनको बताया कि जी हमारी नेशनल असेंबली और ये प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं, तो हम 4 नेशनल और 8 प्रोविंशियल थी, तो 4 की बजाय फिर 3 पे हमारा इत्तेफाक हुआ और 8 प्रोविंशियल पे। तो इन्होंने कहा जी हम अगले 1-2 रोज़ में मिलेंगे, और क्योंकि मैंने इनको कहा जी हम फेयर, लेट्स बी फेयर, हम आपसे कोई भी ऐसी सीट नहीं मांगेंगे जहाँ पे 2018 में PMLN का कैंडिडेट जीता हो। तो सारी वो सीट्स थी और हमने कहा जी हम सीट टू सीट बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ज़रूर करेंगे, लेकिन फिर 4 दिन गुजर गए, फिर दोबारा हम एक दफ़ा मिले, तो उसके बाद भी उन्होंने यही कहा कि जी ठीक है ये जो MPs हैं इसके ऊपर हम अगले 1 रोज़ में बैठते हैं। तो फिर मज़ीद डिले आ गया, तो गालिबन परसों रात को उन्होंने कहा कि जी यानी मैं और मेरा भाई और 1 सीट चीमा साहब की, तो इस पे जो है हमारी लीडरशिप मानी है। आपने 3 सीटें मांगी थी, वो 3 कौन? नहीं जी नहीं, 3 NS। 3 NS वो कौन कौन थे? आप वाली जी, उस पर उन्होंने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया जी, और बाकी भावलपुर से थी, और जो मेरे चचा थे वो वैसे ही नहीं करना चाह रहे थे देश में। तो मतलब हमने कहा जो हमारे बाकी MPs हैं जो हमारे साथ खड़े रहे हैं, जिनको हमने टिकट्स अलॉट कर दी हैं, तो उनको हम कैसे छोड़ दें पीछे। तो फिर उस टाइम हमने ये फैसला किया कि जी फिर हमारे साथ भी ना करें। अच्छा, पहला इलेक्शन है जिसके अंदर डिसाइसिवली जी जो नेक्स्ट जनरेशन है चौधरीज़ की वो सामने आ रही है डिसाइसिवली।
ज़ाहिर है आप पहली मतलब नहीं लड़ रहे, इससे पहले दूसरी भी नई जनरेशन कह रहे हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और असर्टिवनेस तो आप पहली मरतबा सामने आ रहे हैं। फैमिली के कुछ इश्यूज़ आपके थे, वो आपने रिजॉल्व कर लिए, वजाद साहब वापस आ गए। कुछ इश्यूज़ रहते हैं परवेज़ इलाही साहब, वो आपको रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं? मतलब बहुत ज़्यादा बिटरनेस हो गई है, ये क्या है? टू बी ऑनेस्ट सली साहब, अगर नीयत हो ना करने की तो 1 मिनट में रिजॉल्व हो सकता है, कोई इशू है नहीं। मैं अभी भी आपको ये कहूँगा, या जो भी हमारे दोस्त हैं जो जिनको फ़िक्र है इस चीज़ की कि यार ये फैमिली क्यों स्प्लिट हो गई, आप नोट डाउन कर लें ऑन पीस ऑफ पेपर कि जी क्या पॉइंट्स हैं, बोन ऑफ कंटेंशन है क्या, तो बिलीव मी आप 2 जुमलों से ज़्यादा लिख नहीं सकेंगे। तो ये सिर्फ ईगोज़ का इशू है, गुजरात की पॉलिटिक्स का इशू है कि आगे कौन लीड करेगा, चौधरी ज़हूर इलाही की लेगेसी कहाँ जाएगी, ये सारे मामला आते हैं। ये इट्स और इसके अलावा कोई बुनियादी मसला कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी तरफ से यकीन करें कि आज भी कभी भी हमने कोई ऐसा अमल नहीं किया, कोई ऐसा इकदाम नहीं किया लोकली, या आप समझ लें कि जिससे उनको नुकसान पहुंच रहा हो, या कोई हमने बात की हो ऐसी। लेकिन वहाँ से बहुत तल्ख जुमले भी किए जाते हैं। मैं कहने वाला था कि आपकी फैमिली की रवायत तो ये है कि जो आपके सियासी ओपोनेंट्स हैं उनके साथ भी आप तहम्मुल का रवैया अख्तियार करते हैं, लेकिन ये जो फैमिली के अंदर हुआ वो ब्रूटल था जी। मतलब सोशल मीडिया वर्बल स्पारिंग से लेके और एक्चुअल अटेम्प्ट करना, आउस्ट करना चौधरी शहजाद साहब को, और फिर टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर वेरी ब्रूटल। ये सिर्फ ये इंस्टिगेटेड था, ये इमरान खान का हैंगओवर था, ये क्या था? मतलब आप किस तरह नतीजा? मेरे ख्याल में जी आप शायद इस बात से इत्तफाक करें, लेकिन मेरा तो ये बड़ा करीब से मुशाहिदा भी है कि मेजॉरिटी लोग जो इस टाइम इमरान खान के साथ चल रहे हैं ना जी, वो कोई नज़रिया नहीं है कि किसी नज़रिए के तहत चल रहे हैं। उनको ये लोगों का हजूम और वोट बैंक नज़र आ रहा है, और प्लस आप इस जमात में हों तो आपने 10 कत्ल भी किए हों और अरबों रुपए की चोरी भी की हो, तो आप एक नारा लगा दें इमरान खान का तो आप बिल्कुल दूध के धुले हो जाते हैं, और आवाम भी आपके वाह करती है। तो ये एक फिनोमेना है, पता नहीं इससे अल्लाह ताला ही जो है वो आवाम को रास्ता दिखाए। कहाँ पे हजूम नज़र आ रहा है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स नहीं, वो एक्चुअली जो उनके साहबजादे हैं मेरे ख्याल में जी, वो उनके फ्यूचर और उनकी पॉलिटिक्स के मुताबिक चलना चाह रहे हैं अब, क्योंकि वो तो रुइन हो गया ना जी। नहीं, वो समझते हैं कि जी टाइम आएगा, ये सिस्टम नहीं चल पाएगा, और इवेंचुअली हो सकता है कुछ ज़्यादा उनके अज़ाइम ऐसे भी हों कि जी शायद हम ये जमात ही टेक ओवर कर लें इनकी। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि जब ये तो शहजाद साहब को हटाने की कोशिश की थी, तो वो हटाने का मकसद सिर्फ ये था, पीछे नीयत थी पीटीआई में जाने की, लेकिन ये मकसद था कि जी हम अपनी जमात को ट्रे में रख के तो तोहफ़तन जो है वो खान साहब को पेश करें कि जी हम मर्ज कर रहे हैं आप। तो मैं समझता हूँ कि जी हमारी चाहे एक सीट ना हो, लेकिन हम अपनी शनाख्त कायम रखेंगे। जो शहजाद साहब की एक इज़्ज़त है जो उन्होंने कमाई है सारी ज़िंदगी, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए वो ज़्यादा मैटर करती है, चाहे हमारे पास एक भी सीट ना हो असेंबली। इस बार तक इलेक्शन कैंपेन टफ है आपके लिए, या आपका होम ग्राउंड जो है ये? जी डेफिनेट टफ तो है जी। वजह यह है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स की नहीं, हमें कभी करीब आने नहीं दिया यहाँ पे। तो शहजाद साहब करते थे 15 साल से, ऑब्वियसली वो भी नहीं इतना एक्टिव, और जब वो यहाँ से इलेक्ट भी होते थे तो परवेज़ इलाही साहब और दीगर ही उनकी कैंपेनिंग किया करते थे। तो मैं समझता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगा आवाम से डायरेक्टली इंटरेक्ट करके, और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ मिसिंग थी यहाँ पे हमारी फैमिली की तरफ से, कि हम अवेलेबल हों, लोगों के पास हों, और ये जहाँ हम बैठे हैं ये भी इसी मकसद के लिए बनाया गया जी। फ्यूचर अभी बहुत दूर लगता है कंसिडरिंग हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, और इंतखाबात के बारे में अभी बड़े आभार हैं, लेकिन आपकी पार्टी हमेशा अलायंसेस में रही है। तो अभी पीपल्स पार्टी की तरफ से भी 12 सीटों की पर उन्होंने भी अपने बंदे विड्रॉ किए, तो आपको एक तरह से इंसेंटिव्स तो दोनों तरफ से हैं, PMLN की तरफ से भी है, तो लाइकली अलायंस आपको क्या नज़र आती है अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ? अगर इट्स टू फार अवे जी, इट इज़ टू फार अवे, क्योंकि अभी पता ही नहीं कि इलेक्शन के बाद क्या नंबर्स होते हैं, किस तरह होता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट जी, हमारा मैं फिर वही बात करूँगा जी कि चौधरी शहजाद साहब से जो मैंने चीज़ें सीखी हैं ना जी, उसमें यही है कि एक रवादारी की सियासत, कोई पर्सनल ज़ातियात पे इंसान ना करे। तो इसीलिए हमारे दोनों के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। ऐसे कुदरती बात है कि उनके साथ भी काम किया, PMLN के साथ। वो अभी हमें मौका मिला 20 साल के बाद
जब मैं उनके साथ था जी कैबिनेट में, और जरदारी साहब के साथ भी हमने अलायंस किया एक दफ़ा। मैं समझता हूँ दोनों के साथ ही बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और जो तीसरी बड़ी फोर्स है एस्टैब्लिशमेंट, उसके साथ कैसे ताल्लुकात? वो तो हमेशा ही रहे जी। मैं समझता हूँ कि वो क्योंकि पाकिस्तान का एक इदारा है, मतलब हमने कभी अपने ज़ाती मकसद के लिए तो या लाइकिंग डिसलाइकिंग के लिए तो उनके साथ नई मुलाकातें की। जब भी बात हुई है पाकिस्तान की इंटरेस्ट की बात ही हुई है। परवेज़ इलाही साहब के एपिसोड ने शेक नहीं की वो फाउंडेशन का बड़ी? नहीं जी, आई थिंक जी कि वी वर स्टेडफास्ट ऑल थ्रू आउट। हमारा मकसद और गोल यही था कि यार पाकिस्तान का इमेज और पाकिस्तान को नुकसान ना पहुँचे। तो मुड़ के जब आप देखते हैं तो आपको तमानियत होती है कि क्रिटिकल टाइम के ऊपर जो आपने और आपकी बुजुर्गों ने, शुजात साहब ने फैसले किए, उनमें ज़्यादा विजडम था? उस वक्त तो एक हवा ऐसी चल रही थी कि आप लग रहा था कि आप बिल्कुल उड़ गए। जी बिल्कुल ऐसी है जी। मैं समझता हूँ जी कि अगर आपकी नीयत साफ़ हो ना जी, तो हो सकता है आपको वक्ती तौर पे वो सही फैसला ना भी लग रहा हो, लेकिन इवेंचुअली वो आपके फ़ायदे में जाती है चीज़। और मतलब लोग जब ये थोड़ी सी हवा बदलती है तो लोग अपने आप को कहना शुरू कर देते हैं कि जी वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। अब आसान है, तो ये तो हर बंदे का अपना एक पर्सपेक्टिव है देखने का, नज़रिया। कम से कम आज की हद तक तो आपको लगता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है जी। फोरकास्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि क्या उम्मीद है, कितनी सीटें मरकज़ में और कितनी सूबे में आप ले सकते हैं? इंशाल्लाह जी, आई होप कि जो हमारी एक्सपेक्टेड हैं उससे ज़्यादा ही होंगी जी, क्योंकि हमने पिछले 48 आवर्स में बहुत सारे लोगों ने हमें अप्रोच किया, स्पेशली इस फैसले के बाद। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, ना ही हमारा ये मकसद था फैसला करने का, लेकिन काफ़ी लोग थे जो लेफ़्ट आउट फील कर रहे थे। उनकी जमातों ने उनको लास्ट मिनट पे आके डिच किया, तो उन्होंने हमारे से कांटेक्ट भी किया और हमने उनको टिकट भी इशू किया।